प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में हिंदी में अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लहासा की ओर। राहुल सांकृत्यायन जी इसके लेखक हैं। इस चैप्टर में लेखक ने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है, यानी एक यात्रा है जिसमें लेखक और उसका एक मित्र है जिसका नाम है सुमति। ये दोनों तिब्बत की यात्रा पर जाते हैं। चैप्टर का नाम है लहासा की ओर, यानी लहासा तिब्बत में एक जगह का नाम है जहां लेखक और उसका मित्र जिसका नाम है सुमति, वे दोनों गए थे। उस यात्रा के दौरान उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वहां का समाज कैसा था, वहां के लोग कैसे थे, इन सभी बातों का लेखक ने इसमें वर्णन किया है। तो लेखक जिस रास्ते से जाता है, लेखक बताते हैं कि ये एक व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, जहां से लेखक और उसका मित्र सुमति जा रहे थे। तिब्बत में रहने के लिए जगह बहुत कम मिलती थी। वहां पर जो भिखमंगे लोग होते थे उनको लोग रहने ही नहीं देते थे, अपने घर के अंदर तक नहीं आने देते थे। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ, ऐसी दशा भी हुई, ऐसी सिचुएशन आई कि जिसमें लेखक जब भिखारी के वेश में था तब उनको रहने के लिए जगह मिल गई, और जब वे भद्र वेश में वहां पर गए तब उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल पाई। लेखक इस पाठ में तिब्बत की सामाजिक दशा के बारे में, सामाजिक परिस्थितियों के बारे में भी वर्णन करते हैं कि वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ के रीति रिवाज कैसे थे। कुछ बुरी बातें भी थी वहाँ के समाज में, तो कुछ अच्छाइयाँ भी थी। अच्छाई क्या थी कि वहाँ की औरतें कभी पर्दा नहीं करती थी। उस समाज में जाति पाति का, छुआछूत का कोई भी भेदभाव नहीं होता था। वहाँ कुछ बुराइयाँ भी थी। बुराइयाँ थी कि वहाँ के लोग हाथों में, जैसे हमारे यहाँ हाथों में आदमी के यहाँ लाठी रखते हैं, तो वहाँ के लोग हाथों में बंदूकें और पिस्तौलें रखते थे। कुछ कारण भी था कि वे क्यों रखते थे, क्योंकि उस समय तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था। हथियार का कानून मतलब कि जैसे हमारे यहाँ है, अगर हमें पिस्तौल बंदूक वगैरह कुछ लेनी है तो हमें लाइसेंस बनवाना होता है, लेकिन तिब्बत में हथियार का कानून ही नहीं था। तो इस कारण हर एक घर में, हर एक जितने भी आदमी होते थे, सबके पास अपनी बंदूकें होती थी। दूसरा कि जहाँ पर लेखक जिस रास्ते से जा रहा है वह एक ऊंचा डांडा है। डांडा मतलब कि जैसे पहाड़ पर जाते हैं, उसमें छोटे छोटे पहाड़ भी होते हैं, घाटियाँ वगैरह होती है। जैसे वहाँ पर ना दूर दूर तक कोई आदमी नहीं होता। जब कोई आदमी नहीं होता तो डाकू वगैरह लोगों के छिपने के लिए बहुत अच्छी जगह होती है ये। और अगर कोई यहाँ से गुजरता तो डाकू लोग क्या करते, पहले तो वे उस आदमी को मारते क्यों? क्योंकि उनके पास भी बंदूक होती थी, और फिर ये देखते कि उसके पास कुछ है या नहीं है। हमारे यहाँ जैसे क्या करते हैं डाकू लोग, पहले लूटते हैं, जरूरत पड़ती है तो मारते हैं। लेकिन वहाँ क्या करते थे डाकू कि पहले आदमी को मारते, फिर ये देखते कि उसके पास कुछ सामान वगैरह है या नहीं है, क्योंकि वहाँ हर किसी के पास बंदूक और पिस्तौल होती थी। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब लेखक अपने दोस्त सुमति के साथ वहाँ यात्रा पर जाता है तो उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और उन्होंने समाज के बारे में इससे अलग और हमें क्या क्या बताने का प्रयास किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 9th क्लास में अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है लहासा की ओर। लहासा यानी कि जगह का नाम है ये। तो यह एक यात्रा वृत्तांत है, और इसमें लेखक अपने मित्र सुमति के साथ यात्रा पर जाता है। तो इसमें लेखक ने बताया कि रास्ते में, यानी उस यात्रा के दौरान लेखक के साथ क्या क्या हुआ। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, यानी जिस रास्ते से लेखक जा रहा है वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फ्री क्लिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, जगह का नाम है ये भी कि जब फ्री क्लिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। तो सिर्फ नेपाल की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की भी सारी चीजें इसी रास्ते से जाया करती थी। किस रास्ते से? जिस रास्ते से लेखक और उसका मित्र जा रहा है। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, और ये मात्र व्यापारिक रास्ता नहीं था, मतलब इस रास्ते से सिर्फ व्यापार करने की चीजें ही नहीं जाती थी, बल्कि सैनिक भी इसी रास्ते से आया जाया करते थे। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, क्योंकि ये एक सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह क्या बने हुए हैं? फौजी चौकियां और फौजियों के लिए ठहरने के लिए किले, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। उन किलों में पहले समय में चीनी पलटन सेना रहती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, क्योंकि लेखक काफी समय बाद वहां गया था, तो आज बहुत सारे मकान जो है गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, और उन्हीं किलों में कुछ एक ऐसा पार्ट भी है जो आज
सही है तो उन रास्तों में जहाँ किसान अब कुछ ही किसान रहने लगे हैं वहाँ कुछ घर आबाद दिखाई देते हैं। आबाद का अर्थ है जिन घरों में आदमी रहते हैं। ऐसा ही पृथक्त एक चीनी किला था। पृथक्त का अर्थ है छोड़ा हुआ। एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। हम यानी कि लेखक और उनका मित्र वे चाय पीने के लिए रुक जाते हैं। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। तो तिब्बत यात्रा पर था लेखक, तो तिब्बत में के बारे में बता रहे लेखक कि वहाँ कुछ तकलीफ मुसीबतें भी थी यात्रियों के लिए, तो कुछ अच्छी बातें भी थी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं। यहाँ अच्छी बातें बता रहे हैं लेखक राहुल जी। वे कह रहे हैं कि यहाँ जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होता। छुआछूत की नीच जाति का हमें इसके पास नहीं बैठने, ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं होता। वहाँ की औरतें भी पर्दा नहीं करती और वहाँ जो औरतें हैं उनको पर्दा नहीं करना पड़ता। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। जो निम्न श्रेणी, बिल्कुल जो नीचे की श्रेणी के जो भिखारी लोग हैं, सिर्फ उनको लोग चोरी के डर से अपने घर में नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के अंदर जा सकते हैं। अगर आप सामान्य दिखाई दे रहे हैं तो आप घर के अंदर भी जा सकते हैं, चाहे आप अनजान ही क्यों ना हो, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो। वही बात है, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हो। और आपको अगर चाय पीनी है, आपके पास चाय है, तो आप वह उनको मतने के लिए, बनाने के लिए दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। ये उस समय की बात है कि जब चाय में मक्खन और सोडा नमक भी डालकर पीते थे। वह चाय चूड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। तो वह क्या करेगी, उस चाय को कूटेगी पहले और फिर दूध वाली चाय के रंग के बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जैसे उस पहले समय में क्या था, मिट्टी के बर्तनों में चाय पीते थे। तो वही बात है कि मिट्टी के टोटीदार बर्तन होता है, जैसे कटोरे टाइप जो बर्तन होते हैं, उसमें रखकर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, बैठक की जगह मतलब आप जहाँ बैठे हो और वह वहाँ से जो चाय बन रही है वह चूल्हा वहाँ से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, और आपको ये डर है कि सारा जो मक्खन आपने दिया है वह चाय में नहीं डाला जाएगा, तो आप खुद जाकर चूड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। मतलब आप खुद भी वहाँ चाय बना सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक और मक्खन डालने की जरूरत होती है। स्वाद अनुसार की बात है। पृथक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, यानी छोड़े हुए, जब जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कुछ वहाँ पृथक्त किले भी थे, छोड़े हुए थे, फौजी चौकियाँ थी, व्यापारिक सैनिक रास्ता जो अभी था, तो यहाँ जैसे पृथक्त एक चीनी किला इनको मिला था, तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि पृथक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी मतलब कि टैक्स जैसे मांगते हैं, जैसे टैक्स देना पड़ता है अगर हम किसी दूसरे रास्ते अगर जा रहे हैं। हमने वह दोनों चींटें दे दी। चींटें यानी इनके पास से कुछ सामान था, वह इन्होंने उस राहदारी मांगने वाले आदमी को दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए और इनकी यात्रा काफ़ी अब कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति जो कि लेखक का मित्र था, उसकी जान पहचान के काफ़ी व्यक्ति थे यहाँ पर। और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। और यहाँ लेखक ये बता रहे कि हम उस वक्त ना भिखारी के भेष में थे। भिखारी के भेष में होते हुए भी हमें रहने के लिए अच्छी जगह मिलेगी। क्यों मिली? क्योंकि इनके साथ इनका मित्र सुमति था। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे। अब ये अपनी याद कर रहा है इन सारी बातों को। अब ये बता रहा है कि हम एक बार ना 5 साल बाद इसी रास्ते से वापस आए थे और भिखमंगे नहीं, और उस समय हम भिखारी के भेष में नहीं थे, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। उस वक्त ये जेंटलमैन, भद्र यानी कि जो देखने में अच्छे लगते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं, ऐसे अच्छे कपड़े डाल रखे थे इन्होंने, ऐसे वेश में और घोड़ों पर सवार होकर वे वहाँ आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी। देखो ये भिखारी थे, इनको रहने के लिए जगह मिली थी, लेकिन एक बार ये भद्र वेश में आए थे तब इनको रहने के लिए जगह नहीं मिली थी। और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे, और जब इनको जगह नहीं मिली तो एक गांव के बहुत ही बुरी हालत वाले झोपड़े में रहे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है कि वे देखो पहले भिखारियों को भी आने देते थे। अभी ये लेखक था, भिखारी के भेष में इनको जगह मिल गई थी। अभी भद्र वेश में आए थे, अभी भद्र वेश में भी इनको जगह नहीं मिली थी। खासकर शाम के वक्त, शाम के समय छंग पीकर बहुत कम होश आवाज को दुरुस्त रखते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग शाम के समय क्या होते हैं कि ये नशीला पदार्थ है, इसको वे पी लेते हैं, तो इनको बहुत ही कम होश रहता है।
लेखक बताते हैं कि अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। अभी अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है कि अब हमें सबसे विकट यानी जिसको पार करना काफ़ी कठिन था, उस डांडे को इनको अब पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। अभी इसी डांडे को बता रहे हैं कि तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह होती है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण, यानी ये ऊपर की तरफ जा रहे थे, पहाड़ पर ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो उस नीचे से ऊंचाई बताई है कि 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक उस पहाड़ में, मतलब दोनों साइड काफ़ी दूरी तक कोई भी गांव गिराव यानी कि कोई भी बसेरा नहीं होता। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। वहाँ पर नदियाँ हैं, पहाड़ों के कोने हैं, मतलब पहाड़ों का सिर्फ एक मेन पार्ट दिखाई दे रहा है, तो इसके कारण दूर तक भी आदमी दिखाई नहीं देता। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर जो डाकू है बहुत अच्छे से छिप सकते हैं। तिब्बत के में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। तिब्बत में अगर गांव में आकर अगर कोई खून वगैरह हो जाता है तब वहाँ खूनी को सजा मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। अगर इन निर्जन स्थानों पर किसी आदमी को मारा जाता है तो उसकी कोई भी परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, जैसे हमारे यहाँ खुफिया विभाग और उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है हमारी सरकार, लेकिन वहाँ की सरकार क्या थी, खुफिया विभाग और पुलिस पर कोई भी खर्च नहीं करती थी। और वहाँ गवाह भी तो नहीं मिल सकता था। क्यों नहीं मिल सकता था, आगे है इसमें। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। तो डकैत ये नहीं कि जैसे हमारे यहाँ के डाकू जो होते हैं वो लूट लेते हैं, आदमी को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं था। वहाँ कैसे करते थे, जो डकैत जो डाकू लोग थे पहले तो आदमी को मारते थे और उसके बाद ये देखते थे कि उनके पास कुछ है या नहीं है। हथियार का कानून न रहने के कारण वहाँ पर हथियार का कानून भी नहीं था। हथियार का कानून मतलब कि हमारे यहाँ जैसे लाइसेंस वगैरह होता है तो ही हम अपने पास में बंदूक पिस्तौल वगैरह रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। सबके पास लाठी की जगह क्या होती थी, पिस्तौल और बंदूक। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, क्योंकि उनके पास भी, सामने वाले आदमी के पास भी पिस्तौल या बंदूक अवश्य है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। जब ये गांव में पहुंचे तो इनको पता लगा कि थोंगला के पास किसी का खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, क्योंकि इस समय किसका वेश था, इनका भिखारियों का। और जहां कहीं वैसी सूरत देखते, वैसी मतलब डाकू वाले के डाकू है, तो ये क्या करते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुछ ही 1 पैसा कहते भीख मांगने लग जाते। जैसे भिखारी लोग होते हैं, जीभ निकाल लेते हैं, हम पर दया को इस तरह के वाक्य बोलते हैं और फिर वो भीख मांगने लग जाते। तो लेखक और उसका मित्र भी ऐसा ही कर रहा था। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, क्योंकि इनको भी पहाड़ पर मतलब ऊपर की साइड जाना था। तो ये कहते कि हम सामान को अपनी पीठ पर लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगोकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। मतलब इनको लंगोकोर जाना था, तो ये कहता है अपने मित्र से कि 2 घोड़े ले लो, हम अपना सामान भी रख लेंगे उन घोड़ों पर और चढ़कर चल भी पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा कि किस तरह से लेखक अपने मित्र सुमति के साथ वहाँ यात्रा पर जाता है तिब्बत में, और रास्ते में उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इवन उनको भिखारी के वेश में भी रहना पड़ा, क्योंकि वहाँ जो डाकू थे वो भिखारियों को नहीं मारते थे, क्योंकि इनका मानना था कि भिखारियों के पास कुछ नहीं होता, तो इस वजह से वे भिखारियों को छोड़ देते थे। और उन्होंने समाज के बारे में बताया कि वहाँ कुछ अच्छी बातें भी थी तो कुछ बुरी भावनाएं भी थी वहाँ लोगों के मन में, क्योंकि शाम के समय वहाँ के लोग किसी पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि रात को शाम के समय वे छंग नामक एक नशीला पदार्थ होता है उसका वे सेवन कर लेते और नशे में वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाते थे। तो आज का हमारा गृह कार्य है कि हमें इस चैप्टर को एज ए स्टोरी बहुत अच्छे से रीड करना है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।